All right. So, right. तो मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं लोग. अच्छा जी. All right. Screen दिख गया ना? Okay. Now, law of conservation of linear momentum is a very fundamental law of physics, and it is always obeyed in all situations. ये कभी भी फेल नहीं होता है. तो सबसे पहले तो हमको वापस से पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम हमने आपको पढ़ाया था जब हमने सेकंड लॉ पढ़ाया. हमने उस समय बताया था आपको, नाइन्थ में भी पढ़ा आपने. मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ अ बॉडी विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है. ओके. नाउ न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चों क्या बोलता था? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt है ना, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external force applied, right? So we have an external force here, और हमने इसको मान लीजिए अप्लाई किया किसी बॉडी के ऊपर, तो उससे होगा क्या? उसका मोमेंटम बदलेगा, है ना. एक एग्जांपल के तौर पे मान लो आप एक बॉल है जो ग्राउंड पे पड़ा है, चुपचाप से बैठा हुआ है. आपने जाकर उसको किक मार दी. आपने जब किक मार दी तो आपने क्या किया? यू हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू द बॉडी, and as a result the speed of the ball has changed. That means the momentum of the body has changed. So न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि जब जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब तब जो है वो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू चेंज. नाउ तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अब अगर हम जो है किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए ही नहीं, वी डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो तो जीरो हो जाएगा. और अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो हो गया तो ये देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? dp by dt इज इक्वल टू जीरो. dp by dt जीरो का मतलब होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, dt इंटू जीरो विल बी जीरो, और therefore dp is zero. dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम. d का मतलब ही होता है स्मॉल चेंज. सो हमें चेंज को क्या लिख सकता हूं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, है ना, बदलाव. आप जब आप 11th क्लास में एंटर किए तब आपकी नॉलेज क्या थी, और आज इतने दिनों के बाद अब आपकी नॉलेज क्या है? दैट इज कॉल्ड द चेंज इन योर नॉलेज. वैसे ही dp इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बच्चों? दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल. एक बार समझ लेते हैं फिर मैं लिखवाता हूं, ध्यान दीजिए. सो p फाइनल माइनस p इनिशियल ये होता है बदलाव, एंड दिस बदलाव इज जीरो. which means that अगर मैं माइनस को इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. which means that p final will become equal to p initial, right? That is the momentum of the system remains unchanged. momentum किसी भी बॉडी का अपने आप नहीं बदलता है जब तक उस पर फोर्स ना लगाई जाए. लेकिन अब हमने क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्स तो हमने लगाई ही नहीं. एक्सटर्नल फोर्स तो लगाई ही नहीं. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई तो फिर मोमेंटम भी नहीं बदलेगा. जो जिस हाल में है वो उसी हाल में रहेगा, है ना. अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं नॉलेज फोर्स लगा रहा हूं आप सबके ऊपर. तो जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनके ऊपर नॉलेज फोर्स लग रही है. जो इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं या नहीं कर रहे हैं उन पे वो नॉलेज फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है. सो अगर नॉलेज फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उनके हालात भी, नॉलेज भी बदलेगा नहीं. यही तो मोमेंटम में बात हुई. तो राइट. मैं जो है अभी आपको, आप इसको समझने पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको नोट्स
आप बताइए मेरे को ऑन करके, मैं अभी साथ साथ लिखवाऊं आपको कि मैं आपको प्रिंटेड भेज दूं, और हम इस समय समझने पे ध्यान दें। एक बार आप अनम्यूट करके बता सकते हैं? राइट, तो समझने पे ध्यान देंगे। समझने पे फिर मैं आपको प्रिंटेड भेज रहा है। राइट, फिर मैं आपको जो है पीडीएफ भेज दूंगा इसी लेसन के क्लास के बाद, ठीक है, इसी टॉपिक का। ऑलराइट, फिर आप अपनी क्लास में नोट कीजिए। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। नाउ सो हमने वापस देखो, मैं दो बार भी समझा सकता हूं कि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने कहा अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ही नहीं, अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो डीपी बाय डी जीरो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो डीपी जीरो होगा। डीपी का मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, मतलब कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम एक का नहीं पूरे सिस्टम का, वो बदलेगा नहीं। इसको हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल, एप्लीकेशन। तो हम अब आ रहे हैं एप्लीकेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, और वो एप्लीकेशन का नाम है रिकॉइल ऑफ अ गन। बच्चों आपने देखा होगा, अगर कभी आपने मेले में भी बंदूक चलाई है, गोली चलाई है, वो गुब्बारे को फोड़ने वाली, तो आपने देखा होगा कि जब हम गोली से फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है, और जो गन होती है ना पीछे की तरफ, उसको एक झटका लगता है, एक रिकॉइल मिलती है उसको। अब ये जो गन है वो पीछे रिकॉइल करती है। अगर आपने टीवी पे बोफर्स गन देखी है तो आपने बोफर्स गन में देखा होगा, बोफर्स का तो जो बुलेट होता है, जो बॉम्ब होता है, वो तो बहुत भारी होता है, 100 150 किलो का बॉम्ब होता है। तो उसकी बुलेट इतनी भारी बुलेट है, बॉम्ब है, वो शेल है। तो वो जब फायर होता है तो आप देखते हो कि बोफोर्स गन किस तरह से पीछे किक मारती है ना, इट किक्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो वो दैट किक दैट इज देयर is because of the law of conservation of linear momentum of the system. आइए समझते हैं। हमने क्या किया, हमने एक डायग्राम बनाया। हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक गन है। लेट अस सपोज, प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। ये जो गन है उसका जो मास है, बंदूक का मास है कैपिटल एम, और जो बुलेट है उसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। और ये हम निशाना लगा रहे हैं तो हम रुके हुए हैं, तो इसका मतलब बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी रेस्ट पे है। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द सिस्टम इज जीरो, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी u ऑफ द सिस्टम इज जीरो, राइट। नाउ सपोज वी, कोई बात नहीं, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, राइट। सो what we are therefore seeing is that जो हमारी जब हमने फायर किया, इसको बुलेट को फायर किया, so what happens is that the bullet moves out, जिसका मास स्मॉल m है, it moves out with a velocity vb, that is the velocity of the bullet। और जो गन है वो देखो इस लाइन से पीछे की तरफ आ गई है। let us suppose vg is the velocity of recoil of the gun, right। तो अब हमने किसको सिस्टम माना, हमने गन और बुलेट को दोनों को एक सिस्टम माना है। अब ये जो गन जो फायर हुई, इसके अंदर स्टूडेंट्स बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगाना, हमने ट्रिगर दबाया सिर्फ, अंदर बुलेट का मसाला बर्न हुआ, उसका फ्यूल बर्न किया, और बुलेट एक जिप से हाई वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी बी के साथ आगे बढ़ गई, और गन जो है वो रिकॉइल कर गई इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। किसी ने आके किक तो ना मारी है बंदूक को या बुलेट को, किसी ने बाहर से कोई धक्का तो ना दिया इसको, नहीं। जो कुछ भी हुआ है उनके अंदर की बात है ना, उनके दिल की बात है, अंदर की बात है। तो इसलिए जिनके अंदर की बात है बोलते हैं सिस्टम, है ना, हमारा फैमिली सिस्टम। तो उस फैमिली में सारे लोग जो है वो एकजुट होते हैं, एक फैमिली होती है, एक सिस्टम होता है। वैसे ही ये बुलेट और जो गन है, इनकी फैमिली, इनका खानदान है, ये एक सिस्टम है। Now, what is the initial momentum of the system? We'll start from there. तो इसका बुलेट का मास है कैपिटल एम और स्मॉल एम, और गन का मास है कैपिटल एम, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी यू। और हमको कहा गया क्योंकि u जीरो है, therefore initial momentum of the system will be zero. That is equation number 1, right?
अब हमने कोई बाहर से फोर्स तो लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब F external is 0. Therefore, according to the law of conservation of linear momentum, the momentum of the system should remain constant. वो बदलना नहीं चाहिए. That is, the final momentum of the system should always be equal to the initial momentum of the system. ये बदलना नहीं चाहिए. यही पढ़ा था हमने अभी अभी कि भाई यहां देखो कि फाइनल मोमेंटम हमेशा इनिशियल मोमेंटम के ही इक्वल होता है, राइट? तो अब देखो फाइनल और इनिशियल सेम होना चाहिए. अब देखो फाइनली क्या है, बुलेट जो है वो तो आगे गई है. लेट अस टेक आगे को प्लस और पीछे को माइनस. वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर हमको ये प्लस और माइनस लेना ही पड़ता है क्योंकि डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना होता है. तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट? मोमेंटम ऑफ ओनली ऑफ द बुलेट, दैट इज इसका मास, बुलेट का मास स्मॉल m, और velocity of the bullet is vb. Therefore, momentum of the bullet, बच्चों, will be small m into v of the bullet plus mass of the gun is capital M and velocity of the gun is vg. जो अननोन है, ये हमको पता ही नहीं है कितनी जोर से पीछे जाएगी, क्वेश्चन मार्क है. जो अननोन होते हैं उनको हम साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं, उनका अपने आप ऑटोमेटिकली सही आंसर आता है. तो मैंने vg को ना लिया प्लस ना लिया माइनस, मतलब प्लस ही लिया. सो m इज इनटू vg. तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बच्चों हो गया मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन. और ये क्या होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए जितना हमारा मोमेंटम है इनिशियल. बट इनिशियल मोमेंटम इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से वो तो जीरो है. So I can say that ये जीरो है. That means फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हम डाल दें, अगर फर्स्ट को और फोर्थ को डाल दें इक्वेशन नंबर 3 में, तो I'll get this term, this whole term, और ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी जीरो है. तो that means mass of the bullet into velocity of the bullet plus mass of the gun into velocity of the gun is a zero. ढूंढना क्या है हमको? हमको तो velocity of the gun ढूंढना है. तो हम क्या करेंगे? velocity of the gun will be equal to इसको हम शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के उधर. जब भी हम शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है. सो मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी इक्वल टू माइनस मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस मास को, नीचे आ जाएगा ये. सो क्या आया? देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द गन इज माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास. And this velocity is called as the recoil velocity of the gun. Velocity with which the gun moves in the backward direction. तो हमने velocity का फॉर्मूला कहां से डिराइव किया? From the law of conservation of linear momentum से डिराइव किया इसको. Final momentum is equal to initial momentum. वहां से ढूंढा हमने. सीखते क्या है यहां से? 4 बातें हैं. लर्निंग्स क्या है हमारी? What do we learn from here? Students, what first learning is that the velocity of the gun is coming out to be negative. Negative का मतलब कि भाई ये जो बुलेट है उसकी स्पीड और गन की स्पीड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर हमारी गन जो है, अगर बुलेट आगे जाती है तो नेगेटिव का मतलब होता है कि गन पीछे की तरफ जाती है. इसीलिए नाम था इसका रिकॉइल. रिकॉइल का मतलब पीछे आना. रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. फिर आप देखो कि दूसरी लर्निंग है द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, द मास ऑफ द बुलेट. तो अगर बुलेट भारी होगी एग्जाम्पल, तो रिकॉइल भी ज्यादा होगा. डायरेक्टली का ही मतलब होता है एक बढ़ता है तो दूसरा भी इंक्रीज करता है. दैट इज व्हाट इट मींस. सो अब बोफोर्स गन में ज्यादा रिकॉइल क्यों होता है? बिकॉज बोफोर्स गन का जो बॉम्ब है वो ही भारी होता है, इसलिए रिकॉइल भी ज्यादा होता है. अगर आपने बॉर्डर पिक्चर देखी है तो आप देखते हैं कि पिस्टल छोटी सी होती है, उसकी बुलेट भी छोटी होती है. जब उसको हम उससे फायर करते हैं तो वो रिकॉइल कम करती है. लेकिन एक मशीन गन होती है, हैवी मशीन गन, उसको हमने जमीन पे बांध के रखा होता है ना, कहीं पे फिक्स करके रखा होता है. उसकी बुलेट्स भी ऐसे एक चेन के ऊपर लगी होती हैं, अंदर आती रहती है, नई नई बुलेट्स आती. भारी भारी बुलेट्स होती हैं, उसको हम हाथ में पकड़ के नहीं चला सकते बिकॉज वो गन बहुत बार फायर करती है 1 मिनट में. दूसरा
उसकी बुलेट्स भारी होती हैं तो उसका रिकॉइल भी ज्यादा होता है, इसलिए उसको अपने हाथ में पकड़ के चलाएंगे तो जो सोल्जर ही पीछे गिर जाएंगे। सो जिसका बुलेट का मास ज्यादा तो गन का रिकॉइल भी ज्यादा। बोफोर्स गन को हाथ में पकड़ के थोड़ा चला सकते हैं, इतना जबरदस्त रिकॉइल होता है उसका, राइट। तो फिर थर्ड लर्निंग है दैट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल of the gun is inversely proportional to capital M, which means the velocity of recoil of the gun इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर मास ज्यादा होगा, गन भारी होगी तो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल बच्चों कम होगा। इनवर्स का ही मतलब है उल्टा। सो वी फाइंड दैट द राइट, तो इसलिए अगर भारी गन हो तो वो रिकॉइल कम करती है, राइट। अब गन को भारी कैसे करें, राइट। हम गन को कैसे भारी करें, तो हम गन को भारी करने का हमारे पास जो रास्ता है वो है गन को भारी करने का बच्चों क्या रास्ता है हमारे पास। गन को भारी करने का रास्ता क्या होता है, 1 सेकेंड, एक मिनट, स्क्रीन लाने की कोशिश कर रहा हूं वापस। इज पॉज, आई डोंट वांट टू पॉज इट, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज, रिज्यूम शेयरिंग, ओके। हाँ जी, तो राइट, तो आप देखो गन को भारी करने का एक रास्ता क्या, अगर गन भारी होगी तो बड़ी प्रॉब्लम है कि सोल्जर्स इतनी भारी गन को उठाएंगे कैसे, तो क्या करें, एक रास्ता है, एक फिजिक्स यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चों कि हम क्या करते हैं, जो गन होती है ना उसका जो पीछे वाला बट होता है उसको अपने शोल्डर के साथ प्रेस करके रखते हैं। जब भी गोली चलानी होती है बड़ी बंदूक के साथ तो बंदूक हमारे शोल्डर को टच कर रही होती है, प्रेस कर रही होती है। तो उससे होता क्या है कि हमारा अपना वेट 60 किलो 70 किलो जो भी है वो सारा का सारा जो है वो जुड़ जाता है गन के साथ। इसका मतलब हमारा शरीर भी गन बन जाती है। अब उससे क्या हुआ, हमारा वेट जो है वो गन के अंदर ऐड हो गया। तो क्या होगा, अगर हमारा वेट इंक्रीज, गन का वेट इंक्रीज हो गया हमारे बॉडी के जुड़ने के साथ बंदूक के साथ, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल कम हो जाएगा। इसके दो फायदे होंगे, एक तो गन पीछे कम आएगी, हिलेगी काम, तो उसका निशाना ज्यादा अच्छा होगा, राइट। समझ आया इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का इंटरेस्टिंग मीनिंग, और हम कैसे साइंस यूज करते हैं एवरीडे लाइफ सर में, लेकिन वैसे राइट। तो आप देखिए बच्चों, एक सर फोर्थ और पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ लर्निंग, और वो ये है दैट वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ सर द गन इज, या somebody is saying something, कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, आप अनम्यूट सर करके, जैसे जो गन की या बोलिए सर बोलिए। जो गन की एनर्जी है हाँ, गन की, हवा में ट्रांसफर हो जाएगी तो हमें भी एक शॉक तो लगेगा ही। दैट्स राइट, हमको शॉक लगेगा, लेकिन क्योंकि अगर हमने जो गन है उसको अपने शोल्डर के साथ प्रेस करके रखा होगा और हमको पता होगा कि इसने पीछे रिकॉइल होना है, तो जैसी वो रिकॉइल होगी हम अपने शोल्डर को हल्का सा एक पीछे की तरफ पुल कर सकते हैं, हम उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि आर्मी पीपल, उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है बंदूक चलाने की भी, क्योंकि शोल्डर्स को सहने की ताकत होनी चाहिए। तो शोल्डर पैड्स भी डालते हैं कुछ स्टार्टिंग में, शोल्डर्स को, जो सोल्जर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में नई नई गोलियां चलाते हैं तो शोल्डर में कुशन पैड डालते हैं ताकि बंदूक का डैमेजिंग इफेक्ट उनके शोल्डर पे ना हो। तो प्रैक्टिस देयरफॉर इज रिक्वायर्ड। आप देखते होंगे कई बार उधमपुर में भी आवाजें आती हैं प्रैक्टिस की, बंदूकें चलाने की, गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं रेंज के ऊपर, तो यही प्रैक्टिस करते हैं, एम भी ठीक रहे और वो शॉक को भी हम एब्जॉर्ब कर सकें। नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है हमारे पास, बंदूक भारी करना। अगर बंदूक अभी मान लो जितनी हल्की बंदूक है उतना उठाना आसान होगा ना उसको। अगर AK-47 छोटी सी है, 2.5-3-4 किलो की है, अगर उसको हमको अच्छा एम लेने के लिए उसको हमको
70 किलो की बंदूक बना दी हमने, और 70 किलो की बंदूक उठाएगा कौन? उठा ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम अपना 70 किलो, अपनी बॉडी का 70 किलो उसको गोली चलाते समय दे दें, गिफ्ट कर दें, बोले ये 70 किलो बंदूक तेरा हो गया, इसको भी ले ले, और इससे अब तुम रिकॉइल कम करना, बिकॉज बंदूक का मास बढ़ा रहे हैं, मतलब ये हम उसको धोखा दे रहे हैं बंदूक को, हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी का मास भी बंदूक तेरा ही है। तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल कम हो जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल अगर बच्चों कम हो जाएगी तो एम ज्यादा अच्छा आ जाएगा। राइट, ठीक है बच्चे। तो अब हम अगर सर मास ज्यादा होगा तो भाई रिकॉइल कम हो जाता है ना, इनवर्स है ना, देखो ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। तो झटका कम लगेगा अगर बंदूक को, तो उसका निशाना ज्यादा अच्छा होगा। राइट, आया समझ बच्चे? यस सर, थैंक यू, यस सर, very good. Now here, यस so I encourage you to unmute and ask questions. That is the advantage of an online class, and we should definitely take that. So VG, velocity of recoil of the gun, is directly proportional to velocity of the bullet. Very good. इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि ऐसी बंदूक बनाना जो 2 किलोमीटर दूर दुश्मन को गोली मार दे, 2 किलोमीटर दूर खड़े हुए दुश्मन को गोली मार दे, तो इसका मतलब गोली को इतना ज्यादा तेज जाना पड़ेगा कि वो 2 किलोमीटर दूर तक भी जा पाए, और वो उस एनिमी को अंदर पंचर भी कर पाए। तो इसका मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट को हम ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब उसकी रिकॉइल की वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ये भी। अगर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इंक्रीज किया तो वेलोसिटी ऑफ द गन भी इंक्रीज करेगा। तो जितना दूर निशाना लगाने वाली बंदूक होती है उसमें रिकॉइल ज्यादा होता है। अब पिस्टल में बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है, पिस्टल की रेंज, पिस्टल और रिवॉल्वर्स ये बनी है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो इसलिए वो लाइट वेट होती हैं, वहां पे रिकॉइल उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि इवन पिस्टल में सर आप ये लाइन रिपीट कर सकते हो? क्या कर सकते हो, फिर से बोलो। सर लाइन आप रिपीट कर सकते हो सर? सर लाइन रिपीट कर सकते हो हाँ आप, मैं ये कर वाली जो आपने बिल्कुल बोली बिल्कुल, अभी? मैं कह रहा हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बुलेट है वो दूर तक जाए तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा चाहिए। अगर बुलेट को हम ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो इसका मतलब हमारी रिकॉइल वेलोसिटी गन की भी ज्यादा आएगी। तो अगर हमको ऐसी बंदूक बनानी है जिसका निशाना दूर तक जाए तो इसका मतलब उसमें रिकॉइल भी ज्यादा होगा, तो हमको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड दैट इट इज गोइंग टू रिकॉइल मोर, राइट। सो वी आर, अगर हम तैयार हैं तो हमको पता होगा कि कितना रिकॉइल करेगी, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो ये पॉइंट नंबर 4 यही बताता है कि अगर बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा आगे जाएगी ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा है आपके साथ कि भाई जो चीज ज्यादा रेंज ज्यादा होती है तो उसकी वेलोसिटी भी तभी होती है जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, राइट। तो हमने ये 4 पॉइंट्स सीखे। नॉर्मली हमारी फिजिक्स क्लास तो यहीं तक रुकती है ना, नॉर्मल टीचर्स विल ओनली टीच, ये डेरिवेशन करा देंगे, हो गया। बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फिजिक्स बाय डूइंग दिस एक्स्ट्रा थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज लर्निंग। सीखा क्या इससे, सीखा क्या, तो हमने 4 बातें सीखी और हमने उसको अप्लाई किया, बिकॉज फिजिक्स में हम जब सीखते हैं, कुछ समझते हैं और उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ फिजिक्स, राइट। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा। वैसे एग्जाम के लिए एक एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आता है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। ये इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, एंड माई सेकेंड एग्जाम्पल इज velocity of the big fish after lunch। देखो हम सब जानते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो हमारे पास क्या है, एक बड़ी मछली है, ये बड़ी मछली दांतों वाली 20 किलो की मछली है लेट अस सपोज, और ये आगे जा रही है, राइट की तरफ जा रही है विद 5 मीटर पर सेकेंड। और एक छोटी मछली 2 किलो की, ये मस्त गाने गाते हुए आज मैं आगे
आसमान नीचे। अच्छा ओके, सो ये जो मछली है ये बिना देखे हुए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये लेफ्ट की तरफ जा रही, ग्रीन मछली जा रही है छोटी वाली 20 मीटर पर सेकंड से, और ये बड़ी मछली जो है मुंह खोल के बैठी है 20 किलो वाली मछली कि आने दो आज खाना आने दो, राइट। और फिर क्या होता है, तो ये इनिशियल हालात है। फिर थोड़ी देर के बाद ये खुश हो गई है बड़ी मछली, छोटी मछली इसके पेट में पहुंच चुकी है, इसने लंच कर लिया अपना। अब इस बड़ी मछली का वेट कितना हो गया, अपना पहले वेट था 20, 2 किलो इसने ये भी खा लिया, तो इसका वेट हो गया 22 kg। हम ढूंढना चाहते हैं व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बिग फिश। स्टार्टिंग में क्या थी बिग फिश की वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। We want to know what is the final velocity of the big fish after it has had its lunch. That is why the heading velocity of the big fish after lunch. Question समझ आ गया सब लोग को? Right? Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर भी दिखाई दे गई, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हम क्या बोलते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि सिस्टम किसको मानेंगे, रेड फिश और ग्रीन फिश दोनों को हम एक सिस्टम मानेंगे। हम बोलते हैं देखिए कि राइट, ये दूसरा एग्जांपल है, लेट मी कैलकुलेट, कहाँ गया, राइट 1 सेकेंड, हियर, या आई हैव इट हियर, नीचे है मेरे पास। तो इनिशियल मोमेंटम, बिकॉज कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा बाहर से, इन दोनों के अलावा तो कोई और फोर्स है नहीं, ये दोनों ही है, दोनों ही है एक सिस्टम। तो अब क्या हुआ कि फोर्स तो लग नहीं रहा, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास ऑफ द बिग फिश इनटू वेलोसिटी ऑफ द बिग फिश प्लस मास ऑफ द स्मॉल फिश इनटू वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल फिश। साइन कन्वेंशन क्या लिया हमने, हमने राइट को प्लस लिया है, लेफ्ट को माइनस लिया है। अब आप देख सकते हो रेड फिश की वेलोसिटी आगे की तरफ है, उसको प्लस लेंगे तो ये वाली वेलोसिटी हमारी प्लस होगी और ये वाली वेलोसिटी हमारी माइनस होगी। तो और फाइनली क्या है, फाइनली क्या हुआ, टोटल मास कितना हो गया, मास ऑफ द स्मॉल फिश प्लस मास ऑफ द बिग फिश, एक हो गया मास इनटू वी फाइनल। ये वी फाइनल है क्वेश्चन मार्क, यही हमको ढूंढना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो स्मॉल फिश का मास है बच्चों 2 kg, राइट, स्मॉल फिश का मास है 2 kg, और वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल फिश कितनी है, वो तो है -20, माइनस है ना, -20 क्योंकि नेगेटिव है, प्लस मास ऑफ द बिग फिश है 20 किलो और वेलोसिटी ऑफ द बिग फिश है 5 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ स्मॉल प्लस बिग कितना हो गया 22, एंड व्हाट इज द velocity of the big fish after lunch, that is v final. अब देखो एक ही तो अननोन है यहाँ पर, v final. Let us solve this. So 2 into -20 will be -40 and 20 into 5 would be 100, right? And this is equal to 22 times v final. So -40 plus 100 will be 60 is equal to 22 v final. Therefore v final will be 60 upon 22, that is 30 by 11 or 2.7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हमने कहा कि जो बड़ी मछली है उसकी वेलोसिटी खाना खाने के बाद कम हो जाएगी, पहले थी 5, उसको झटका लगेगा और उसकी वेलोसिटी 5 से कम होकर अब हो जाएगी 2.7 मीटर पर सेकेंड, राइट। हुआ क्या, राइट, मेक सेंस, समझ आया लोगों को, थोड़ा अनम्यूट करके बताएं, Yes, sir. राइट, Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी नाइस। कोई डाउट है किसी को, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? So today we have learnt law of conservation of linear momentum, जो बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, है ना, जो लोग कुछ लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए, ये बोलता है लॉ ऑफ
न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है, न्यूटन का बच्चों सेकंड लॉ बोलता है कि ओके कि एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो dp by dt is 0 और dp is equal to 0, which means final momentum minus initial momentum is 0, because dp का मतलब होता है change of momentum, change का मतलब होता है finally minus initial, और इसको मैं उधर ले गया तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, that final momentum is equal to initial momentum, right? तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपके साथ किए, एक रिकॉइल ऑफ द गन, यहां से हमने ढूंढा आपके साथ दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, ये एक्सप्रेशन आया था, इसकी हमने आपके साथ जो है वो कुछ लर्निंग्स की। ये किसी ने कुछ निशान लगा दिए यहाँ पर, आई डोंट नो हु हैज डन दिस बट एनीवेज। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल में हमने 4 लर्निंग्स की। नेगेटिव साइन का मतलब वेलोसिटी ऑफ द गन इज opposite to the velocity of the bullet. Second learning, velocity of the gun is directly proportional to mass small m of the bullet. Velocity of the gun is inversely proportional to mass of the bullet, and velocity of the bullet is directly proportional to velocity of the gun. और हमने आपके साथ एक और एक्सप्रेशन किया, what is the velocity of the big fish after lunch? पहले 5 से चल रही थी और ये छोटी वाली उसकी तरफ ही आ रही थी, तो ये जो है इस तरह से हमने कैलकुलेट किया 2.7 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आप नोट करें सिर्फ डायग्राम से ही। अब की बार क्या है ये आपने खुद ट्राई करना, ओके? जो बड़ी वाली मछली है उसका मास है 20 kg और वो अब जा रही है राइट की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड के साथ, और जो छोटी वाली मछली है वो डर गई है 2 किलो वाली, अब वो दूर भाग रही है, अब उल्टी डायरेक्शन में वो भाग रही है इस बड़ी मछली से, अब 5 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब दोनों की स्पीड की डायरेक्शन अब की बार सेम है, राइट? तो दोनों में हम साइन कन्वेंशन को प्लस प्लस लेंगे। अब मुझे आपने बताना है ये बड़ी मछली तो खाई जाएगी, इसको क्यों? बिकॉज छोटी मछली की स्पीड 5 है, बड़ी मछली की स्पीड 10 है, ये ज्यादा तेज चल रही है, थोड़ी देर में तो ये इसको खाने वाली है। जब ये खा जाती है अब ये छोटी मछली रो रही है इसके पेट में जाके, इसने मुंह बंद कर लिया है। We want to know what is the final velocity of the big fish. अभी अभी आप कर सकते हैं क्या? Can you do this now? ये पिक्चर आपके सामने है। Can you give me the answer? आपने यही यूज करना है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कैलकुलेट करो जरा। लेट मी गिव यू, आई गिव यू 1 minute टू सॉल्व दिस। आई गिव यू 1 minute टू सॉल्व दिस। लेट अस सी, उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूंगा इसका आंसर। Your time starts now. इसका मास लो, इसकी वेलोसिटी लो, प्लस इसका मास लो, इसकी वेलोसिटी लो, दोनों ही तो प्लस हैं। साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना जरूरी है। खाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 से कम हो जाएगी, 10 से ज्यादा हो जाएगी, कि 10 ही रहेगी? आप अनम्यूट करके अपना आंसर बता सकते हैं। 9.5 हाँ, कितनी? 9.5। ओके, लेट्स सी। 9.5 आप बोल रहे हो, और भी बच्चों को कैलकुलेट करने दो। आइए देखें। तो 9.5 किसने बोला था? सही आंसर है 9.5 मीटर्स पर सेकेंड। सुफल ने कहा था, तो वेल डन सुफल। तो हमने देखा पी इनिशियल क्या था बच्चों? 20 किलो की मछली इंटू 10, 200 हो गया। 2 किलो की मछली इंटू 5, 5 2 10, 210 हो गया। और जब खा लिया तो टोटल मास हो गया 20 + 2, 22 इंटू वी फाइनल। सो वी गेट V final will be 210 upon 22, and the answer comes out to be 9.5 meter per second. Right? हुआ बच्चा लोग?
एक और करना चाहेंगे? Yes. ओके, अच्छा जी, ये ऑलराइट, ना ये क्या है कि एक कार है, लेट अस सपोज एक कार है, एक ऑटो है, वो उसका मास है 500 किलो और वो सड़क पे सीधा एक्स एक्सिस पे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो चल रहा होता है ना, तभी क्या होता है उसके ऊपर, जहां वो सड़क से जा रहा था, ऊपर से एक बिल्डिंग से 100 किलो का कोई बोरी उसके ऑटो के अंदर ठा करके ऊपर से नीचे आके गिरती है। ऑटो जा रहा था एक्स में और एक मास आके ठा करके गया। हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं ना, हीरो जंप मारता है, ट्रक जा रहा होता है, वो रुई के ट्रक के ऊपर जाके गिरता है, वैसा ही न्यूमेरिकल है ये। ट्रक जा रहा है, 100 किलो का हीरो, बहुत भारी हीरो है ये, 100 किलो का हीरो ट्रक में ढम करके ऊपर से जंप मार गया। हमको बताना है कि भाई व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट 10 मीटर्स पर सेकेंड, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, एक मैंने आपको प्रिंसिपल सिखाया था कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस। ये प्रिंसिपल बच्चों बोलता है दैट किसी भी बॉडी का मोमेंटम को हमको, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको एक्स में सेपरेट देखना चाहिए, वाई में सेपरेट देखना चाहिए। अब ये हीरो 100 किलो का हीरो जंप कर गया ट्रक में, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इसकी वेलोसिटी तो है डाउनवर्ड्स अलोंग द वाई एक्सिस है, जबकि ऑटो चल रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ऊपर से आके ढम करके इस ऑटो में गिरा है, इसका मतलब वाई एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ उसने फोर्स लगाया है ना। ऊपर से ठप करके हम किसी पे गिरते हैं तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, तो वाई एक्सिस में तो फोर्स लग रहा है। और अगर फोर्स लग रहा है तो वाई एक्सिस में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम नहीं लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों तभी लगता है जब उस डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। तो हीरो जंप तो कर गया, इसकी वजह से गाड़ी का वजन तो बढ़ गया है, लेकिन वाई की डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगेगा, बिकॉज वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जबकि एक्स की बात करें, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगा, हीरो ने ऊपर से नीचे की तरफ जंप किया है, आगे की तरफ तो जंप किया नहीं है उसने। सो हम एक्स एक्सिस में लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, because there is no external force along the x-axis. Therefore, P final along the x-axis should be equal to P initial along the x-axis. ये पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें x और y को हम सेपरेटली देख रहे हैं। तो फाइनल देखो, फाइनली ट्रक का वजन कितना हो गया? पहले क्या था? 500, 100 और जुड़ गया तो 500 प्लस 100 इंटू वी फाइनल। और इनिशियल क्या था? इनिशियल तो 500 kg था और उसका वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर्स पर सेकेंड, वो भी x की तरफ थी। सो फाइनल और इनिशियल को मैंने कंपेयर किया, 500 into 10 is 5000 and this becomes 600 V final। 2 0 से चले गए और हमारे पास क्या बचा? That 6 times of V final will be 50 और V final will be 50 by 6। तो उसकी स्पीड को एक झटका लगा है, 10 से कम होकर हो गई उसकी 8.33 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये बातें, दो बातें समझने वाली थी कि y में मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगेगा, x में लगेगा, और x की हेल्प के साथ हमने इसको सॉल्व किया। तो ट्रक के ड्राइवर को पता चल जाएगा ना, कोई ट्रक 10 पे जा रहा है, सडनली ढम की आवाज आएगी और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी ट्रक की, तो ट्रक ड्राइवर को तो पता चलना ही चाहिए कि उसकी गाड़ी में किसने जंप मारा है। लेकिन हिंदी पिक्चर में बेचारा चलता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता हो गया है कुछ। झूठी मूठी फिजिक्स है वहां की, हमारी असली वाली फिजिक्स ये है, ठीक है। So I have done 4 examples with you for law of conservation of linear momentum. So let me stop screen sharing with you now. And how do I do that? Stop sharing, yes. So I am back with you. So friends, you can unmute yourself now. So we have studied, there were 14 participants. I would urge you to ask your friends to join in tomorrow's class as well. And एक टाइम टेबल जो है
हम आपको सारे सब्जेक्ट्स का देते हैं, तो सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आप इस तरह से लगा सकते हैं. So our time is also coming to an end. Any questions you have from today's class? Otherwise unmute करें. Thank you and bye Yes, bye. sir. जा सकते हैं. कुछ क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Yes, sir. समझ आया सबको? राइट. Yes, sir. थोड़ी देर में आपको नोट्स दे देता हूँ विभांशु को. ठीक है. Yes, sir. साक्षिता बेटा हो गया, समझ आ गया? Yes, sir. Wonderful. Yes, sir. Very nice. Very good. So goodbye to you and we'll see you up Sir, again in the next. question. Sir, आप इस हाँ पूछो क्वेश्चन. Sir, last question. लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन Yes, sir. देखना है फिर से. I'll just start screen sharing once again. Let me wait. See how I can do it. Screen share. Here. Right. ये रहा वो क्वेश्चन. इसमें एक हीरो 100 किलो का हीरो, एक ऑटो 500 किलो का है, ऊपर से जंप करता है. ऑटो आगे जा रहा था 10 मीटर्स पर सेकंड से. हीरो ने y एक्सिस के अलोंग जंप किया है, तो उसने y एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाया है. हीरो ने x के अलोंग तो फोर्स नहीं लगाया है. अब अगर हम फोर्स y में लगाते हैं तो न्यूटन, पहली बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तभी लगता है जब फोर्स ना लगे. y में तो फोर्स लग रहा है, तो y एक्सिस के अलोंग हम मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते हैं. लेकिन x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, हीरो ने सीधा नीचे की तरफ जंप किया है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं सर मोमेंटम कंजर्व होगा अलोंग दी x एक्सिस. ठीक है बच्चे? सर लेकिन हाँ पूछो. Yes, sir. सर लेकिन वेट तो ऐड हो रहा है ना व्हीकल में. हाँ तभी तो स्पीड कम हुई. देखो मैंने फाइनल मोमेंटम में क्या किया, 500 प्लस 100 किया, फाइनली टोटल हो गया 600 किलो इंटू वी फाइनल. पहले क्या था, 500 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड. वेट बढ़ा इसीलिए तो स्पीड कम हो गई है ना. 10 थी पहले, अब 8.33 हो गई. भारी होने से स्पीड कम हो जाती है, हल्के होने से स्पीड बढ़ जाती है. ठीक है बच्चे? सर इस क्लास की आप रिकॉर्डिंग शेयर करो. क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने की तो है, अभी मैं देखता हूँ कैसे शेयर कर सकते हैं. ठीक है, मैंने की तो है, आई विल हैव टू सी कैसे करते हैं. ठीक है, आई विल डू इट. राइट. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. ऑल द बेस्ट. बाय बाय टू ऑल. Thank you.